हाँ, हेलो। तो आज हम शुरू करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं जो हमारा क्या करते हैं घटना चक्र है जो हमारा बीपीएससी का, उसको शुरू करते हैं। हमने 13 क्वेश्चन तक देखा था पिछले वीडियो में। अब हम 14 क्वेश्चन नहीं 14 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका 14 क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। 14 क्वेश्चन पर कहता है क्या, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर होगा डी, सोम और इस पे पर नामकृत देवता के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद पुस्तक में। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसका रचनाकार विश्वामित्र है, यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से में वर्णित है, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 16 कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वैशेषिक, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपका कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म हम लोग को पता है कुंडग्राम में हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका 72 में पूछा गया है, 40, 47, 53, 55 बीपीएससी में, इतने सारे बीपीएससी में पूछा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी कुंडलपुर में वैशाली के निकट जो जगह है वो लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गायत्री क्षेत्र के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदाहरित है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको ये भी है, ये भी, अगर ये ऑप्शन रहे तो ये लगाएगा, ये ऑप्शन रहे तो ये लगाएगा, ठीक है। इसी आधार पर अनेक प्रशासकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में नामांकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी देखिए, क्योंकि महावीर स्वामी, यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन है, हाँ, क्योंकि महावीर स्वामी बुद्ध से पहले के काल के हैं, बुद्ध से पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व को हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रसारित करेगा, ठीक है। नहीं 540 रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, 599 आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन आपका कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु कि निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हम सब लोग को पता है महावीर जैन की मृत्यु नालंदा के निकट जो है पावपुरी, उसमें हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गायत्री क्षेत्रीय के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावपुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 आपका कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका जामिल था, ठीक है, ठीक, जमाली कहते हैं जिसको। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनके प्रियदर्शन नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। उस पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उसका प्रथम शिष्य था। जामिल ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधार कहा जाता था, निम्न में से प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यवर्तक, शूद्रमर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकपित, अचल, मैत्र और प्रभास, ये सब थे, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो कौन सा पूर्वकालिक? 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है। 14 पूर्व परिचालित जैन धर्म कहलाता है। अंतिम नंद राजा के समय में प्रभुत्व के वर्णन में अध्यक्ष के क्षेत्र पे यह होता है, और ये कह रहा है कि 12 अंग
में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है, 21 जो कहता है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो हम लोग सब लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 22 है वो देखिए, 22 आपका कहता क्या है। हाँ, तो आपका 22वां क्वेश्चन कहता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो हम सबको पता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आपका उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है उसका, तो ये पढ़ लीजिएगा, लगभग सेम ही होता है। 23 क्वेश्चन में आइए। 23 क्वेश्चन में आपका कहता है, त्रिपिटका किस धार्मिक पुस्तक में है। ठीक, किसकी धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटका, तो हम सबको पता है त्रिपिटका किसकी धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध की है। त्रिपिटका बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक पुस्तक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था, इन्हीं में से त्रिपिटका कहते हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए आपका पहला जो है विनय पिटक है, ठीक, दूसरा है सूत पिटक है, तीसरा है आपका अधिधम्म पिटक। ठीक, इन तीनों को मिला के आपको कहते हैं क्या है, त्रिपिटका। ठीक है, अब आपका 24 क्वेश्चन देख लीजिए। 24 क्वेश्चन कहता है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। देखिए आपका यहाँ पर आएगा जैन धर्म, ईसाई धर्म। आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 स्थान आवश्यक बताए गए हैं, साम्य धारण यानी दर्शन, साम्य चरित्र, साम्य ज्ञान। इन तीनों भागों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी। आप याद रखिएगा, बौद्ध में त्रिपिटक याद रखिएगा और इसमें त्रिरत्न याद रखिएगा। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आत्मदमन। बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, बौद्ध धर्म ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत महावीर धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना है। ठीक है, अब चलते हैं 26 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ठीक है, तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचम। ठीक है, यानी 5वां। ठीक है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। ठीक, वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा एवं अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। ठीक, यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का भी वृक्ष बताया गया है। तथ्यों के विवाद में होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, याद रखिएगा, यानी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 27 क्वेश्चन। आपका 27 कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, यानी रहने के लिए किया था। तो किसने किया था, आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने किया था, मौर्य युग के टाइम की बात है। ठीक, मौर्य देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, मौर्य युग के टाइम की बात है। पर्वत गुफाओं को काट कर निवास बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण की चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, 28 क्वेश्चन आपका कहता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसके थे कौन, मखलिग गोसाल। ठीक, मखलिग गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर को शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नीतियवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रण संचालित होती है। ठीक है, अब आपका 19वां प्रश्न क्या कहता है। 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न देखिए आपका,
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक आपके कौन थे? उदयन थे। ठीक, पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयनी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही। याद देखिए कि इसके बाद कौन कौन से वंश की राजधानी रही है? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 30 क्वेश्चन आपका कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो कौन शासक के द्वारा किया गया था? आप लोग को पता ही है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा। ठीक है, देख लीजिए दो बार क्वेश्चन पूछा गया, 2004 में, 2008 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हर्षक वंश शासक उदयन या उदयभद्र ने शासन काल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसने राजगृह से इस नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, यानी राजगीर से सीधा अपना पाटलिपुत्र बनाया था, जो उदय ने बनाया था। ठीक है, 31वां प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका भी देखिए आंसर हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मगध नरेश उदयन ने शासन काल के सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक के नगर की स्थापना की। उसने राजगीर से स्थापना अपनी राजधानी से स्थानांतरित की। यानी देख लीजिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बैक टू बैक, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं 32 क्वेश्चन जो हमारा है। 32वां क्वेश्चन हमें कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था किसके द्वारा स्थापित किया था? आप सबको पता होगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। वैशाली में जो लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ के स्वप्रमुख थे। ठीक, अब 33 क्वेश्चन आपका कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आपकी राजगीर थी, जिसको पहले से ग्रीवरिज कहते थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धदत्त के पुत्र जरासंध था, जिसने राजगीर ग्रीविज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम प्राप्ति शासक बिंबिसार था। यह हर्षक वंश के संबंधित था। इसकी मृत्यु 452 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानित कर दिया था। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 क्वेश्चन आपका कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम आप लोग को पता होगा, हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के स्थापना बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशंबी के वंश राजा उदयन ने भीम ने की थी। ठीक है, इसके उसके देख लीजिए जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु की हत्या भी किसने की थी? उसके पुत्र ने की थी, उदयन ने, और फिर वह आकर अपने गद्दी पे बैठा था। उसके बाद उसी ने क्या किया था कि राजगीर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र कर लिया था, जो कि अभी उसको पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 35वां क्वेश्चन कहता है सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, तो इस सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त की पहचान किससे की? तो देखिए कहता है विलियम्स जोन्स से। ठीक है, इसका देखिएगा एक्सप्लेनेशन। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। आर्यन तथा फ्लूटकार्ट के चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरोडोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टीन के सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर की महान भेंट को उल्लेखित किया है। ठीक है, तो अब देखिए 36 आपका है कि ब्राह्मी लिपि को स्थापना सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? आप लोग देख लीजिए कि ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है और बिहार पीसीएस में भी पूछा गया। ठीक है, अब देख लीजिए कि ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने की थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उत्पादन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवलिपि का पहचान सिंहल के राजा 30 से कर डाली। अलंकार यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचित दीपवंश के महावंश
में यह उपाधि अशोक के लिए उपयुक्त की गई थी, अतः 1915 में मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। ठीक। 37 क्वेश्चन, आपका 37वां क्वेश्चन कहता है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम हम सबको पता है इंडिका था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक नियर्कस और अनेसिक्रस और अरिस्तोबुलस और मैगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय की सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य पुस्तक जो है इंडिका है, जो मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत है और उसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है। 38 क्वेश्चन आपका, इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक हम सबको पता है अभी मैगस्थनीज था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैगस्थनीज जो कह रहा है वो दूत था, किसका दूत था। तो आप लोग सबको पता होगा सेलुकस का दूत था। ठीक है। अब आपका ये 40 क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते लिखते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट हम सबको पता है बृहदत्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बृहदत्त था। ठीक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यपित्र शुंग ने की थी। ठीक है। अब 41 की बात की जाए तो किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ठीक है। तो किसके है, जूनागढ़ में। ठीक। तो देखिए गुजरात में जो एक जूनागढ़ जगह है, जूनागढ़ से रुद्र दामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रांगणों प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। इस विश्व संस्कृति भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली और विजयोग शासन या व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन है। क्या है आपका, रुद्रदामन। याद रखिएगा रुद्रदामन, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक। तो खारवेल जो था उसका जैन धर्म के प्रति भारी, बहुत ज़्यादा जैन धर्म की तरफ आकर्षित थे वो। ठीक है। 43 क्वेश्चन कहता है आपका कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था का उपयुक्त में से कोई एक या कोई एक से अधिक, यानी कलिंग नरेश का आपका देखिए चैदी वंश और सतवाहन वंश था। ठीक है। दोनों वंश कहते हैं, तो इसमें से कोई एक या कोई एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब आइए 44 क्वेश्चन यानी 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन नंबर कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन हम सब समुद्रगुप्त को कहते थे, आप सबको पता होना चाहिए। 45 क्वेश्चन आपका कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त क्या था, उसने हुर्नों को पराजित किया था। ठीक है। अब उसके आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 46 किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी जो वो भूमि जो जंगल में है और उसको बिना जोता गया है, मैंने उसमें अभी तक कोई खेती वेती नहीं की गई, उसको क्या कहा जाएगा, अपृहत कहा जाएगा। ठीक है। अब चलिए आपका 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री सुग यूं ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी। तो देखिए उसने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर के 520 ईस्वी के पूर्व, यानी 5 साल तक। ठीक की थी। तो और उसमें चीनी यात्री सुग यूं 518 में भारत आया था। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के प्रति एकत्रित की थी। ठीक है। यानी 3 वर्ष भारत में रहा था और सिर्फ बौद्ध धर्म पर ही इसने रिसर्च किया था। ठीक है, एक तरह से। 48 क्वेश्चन आपका कहता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो यात्री आया था चीनी, उसको कहते हैं फाहियान। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता है कलहन की पुस्तक का नाम क्या था। तो कलहन की पुस्तक का आप लोग को नाम पता होगा, राज तरंग ने बीपीएससी में पूछा गया था रिसेंटली में भी। ठीक है।
और उसके बाद कहते हैं उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सबको पता होना चाहिए उदंतपुर बिहार में उपस्थित है, क्योंकि बिहार का प्राचीन नाम उदंतपुरी ही था। 51 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। वो एक महान योद्धा थे। नान्यदेव कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया गया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 मिथिला का स्वर युग कहलाता है। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आपको कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक का हरि सिंह था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये आपका है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अधृत हुई थी। ठीक है, तो किस काल में हुई थी। धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय ही आप लोग को क्या कर दिया गया था, इनकी जातियां बनाई गई थी अलग अलग, और उसमें से क्या किया गया था, अछूतों के लिए, शूद्रों का कह सकते हैं, उसके लिए पाणिनि ने 2 प्रकार की शूद्रों पर उल्लेख किया था। ठीक है, जिसमें आपको कहते हैं निर्वसित और अनिर्वसित, इनमें से 2 प्रकार के शूद्र थे। ठीक माना जाता था। ठीक है, 54 आपका 54 क्वेश्चन आपका कहता है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासन काल में हम लोग को पता है कनिष्क कश्मीर होता है। क से कनिष्क, क से कश्मीर, याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में ये बौद्ध धर्म हुआ था। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र कर रहे थे। ठीक, तो याद रखिएगा। 54 हो गया आपका। 55 क्वेश्चन पे आते हैं। 55 क्वेश्चन आपका कहता है प्रथम बौद्ध धर्म के संगीत के अध्यक्ष कौन थे। संगति के अध्यक्ष, संगति होना चाहिए, संगीत लिखा हो। प्रथम बौद्ध धर्म के संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो संगीत के अध्यक्ष आप सबको पता होना चाहिए, महाकश्यप थे। ठीक, प्रथम बौद्ध धर्म जो आपका राजगीर में हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो आप सबको पता होना चाहिए पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद हुई थी, वो आपका राजगीर में हुई थी। ठीक है, और आपका 97 क्वेश्चन कहता है 57 क्वेश्चन बुद्ध धर्म के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। ठीक है, यह 2 स्तंभों में से अंकित है, आपको एक में से एक सम्मिलित करना होगा। ठीक है, यानी ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, यानी पहला का क्या हो जाएगा आपका जन्म कहाँ हुआ था। हम सबको पता है जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, और आपका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। ज्ञान प्राप्ति हम सबको पता है बोध गया, बोध वृक्ष पे हुआ था। और आपका प्रथम प्रवचन जो दिया गया था, प्रथम प्रवचन आपको जो कहाँ दिया गया था, प्रथम प्रवचन की बात कर रहा है आपका जो कुशीनगर में दिया गया था। सॉरी, यहाँ गलत है। प्रथम प्रवचन आपको कहाँ दिया गया था, प्रथम प्रवचन आपको सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए। जन्म, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, हाँ जन्म आपका जो था, जन्म आपका लुम्बिनी में था, ज्ञान प्राप्ति आपका बोधगया में था, प्रथम प्रवचन सारनाथ और देत कहाँ हुए थे, कुशीनगर में। यानी इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ठीक, ये आपका देखिए 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है। ये आपका कहता है बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भाई साहब महात्मा बुद्ध को हुई थी। सही बात है, बोधगया महाबोधि मंदिर कब बनाया गया है, कहाँ, जहाँ पर कहा गया महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। ठीक, 6 वर्ष के जहाँ उन्होंने साधना किया था, तपस्या किया था, 35 वर्ष तक आयु तक आते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस जगह पर क्या किया, महाबोधि मंदिर बनाया गया। ठीक है, आप लोग देख गए होंगे कहीं बोध गया तो आप लोग को देखने को मिला होगा। हाँ, प्रश्न 60 आपका कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो कौन सा राजा था जिसने गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में बताया। तो देखिए आपका कनिष्क था। ठीक, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म हिनायन एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हुआ। महायान शाखा में बौद्ध धर्म को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्ध समितियों में उनकी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, यानी आपका कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध महात्मा बुद्ध को एक तरह से देवता यानी भगवान की उपाधि मानी गई। ठीक है, 61 प्रश्न में आपका कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम
गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आप सबको पता होगा वैशाली। वैशाली में सबसे गणतंत्रात्मक पूर्व 6ठी शताब्दी में ही थी, ठीक है, 6th सेंचुरी में। आपका 62 क्वेश्चन कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में आगुन्तक काल में, ठीक है, या छंदोपनिषद में संयुक्त निकाय में। तो आपका किस में है देख लीजिए, आगुन्तक काल में, ठीक है, आगुन्तक काल में नहीं, आगुन्तक निकाय में, ठीक है, जहाँ पे आपका 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में आपका कौन कौन सा था? अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वस्त हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, अशोकमक हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कंबोज हो गया। ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं 63 प्रश्न में। तो महाविद्यालय नालंदा जो था उसकी स्थापना कौन से युग में हुई थी? तो उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है नालंदा महाविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या था? बौद्ध धर्म दर्शन किया जाता था, इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन के नाम से बहुत ही ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध था, ठीक। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके यूपीएससी में भी पूछा गया या बीपीएससी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लागू इसलिए की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो जाए, इसके लिए लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। 66 में आपका दिया गया है, आजकल देखिए बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा असर रीजन टाइप से वापस से पूछने लगा जैसे पहले पूछता था। तो इसमें कहता है नीचे दिए गए दो वक्तव्य में दिए गए जन्मों के एक स्थान में और दूसरा भाषा कारण आर में कीजिए, ठीक है। तो ये असर रीजन है, देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला आपका क्या है? कथन कहता है, कारण कहता है आपका, पहले कथन देखते हैं। कथन कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था, ठीक है, नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण कहता है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था इसलिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कि दोनों ए और आर सही है, परंतु क्या कहता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, महापतन का, ठीक। 66 के बाद देखिए क्या आता है। 67 क्वेश्चन में आपका कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आप सबको पता होगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी हम सबको पता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मगध की राजधानी उदयन के बाद चेंज हुआ था, ठीक। पहले पाटलिपुत्र, पहले ग्रीवेश था, उसके बाद पाटलिपुत्र कर दिया गया था उदयन के आने के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर उस समय पूछ लिया जाएगा कि कौन से युग कौन से राजा की बात कर रहा है तो अब उसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक। 69 क्वेश्चन में कहता प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी आपकी कौन सी थी? राजगीर थी या पाटलिपुत्रा थी। देखिए तो आपका कहता है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से सभी, यानी इसमें भी वही है कि डिपेंड करता है कि कौन सा राजा था, उस राजा के समय क्या था, तो उस राजा के समय अलग अलग राजधानी बदली गई थी, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन पर कहता है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद इनके किस शासन राज किया था? आपका मौर्य, आपको लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने के बाद बने थे राजा, और किनके किनके का देख रेख में बने थे शिक्षा से? तो हम लोग को पता होगा चाणक्य के। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो क्या है? विशाखदत्त। अब विशाखदत्त को किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचित किताब है। विशाखदत्त कवि हैं जिनके रचित किताब है मुद्रा राक्षस, उसमें इनकी जोर शोर से व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आप सबको पता होना चाहिए घनानंद, घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ही आ गए थे, ठीक है। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किससे? आपका लकड़ी से बना हुआ था, याद रखिएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन आपका शिवाजी ने किया था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक। 75 प्रश्न आपका कहता है
कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय पर प्राप्ति की थी? तो किस मौर्य राजा ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन तक के अपने राज्य को बढ़ा दिया था, विस्तार कर दिया था। ठीक है। 76 देखिए, प्रश्न 76 आपका कहता है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, कलिंग है, अशोक का है, गिरनार का लेख है, रुद्र दामन का है। रुद्र दामन आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत पुराना है। ठीक, तो इसका आप जैसे जो प्राचीन है सबसे रुद्र दामन वहीं से मिलता है, जो कि आपका गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है। अब देखिए आपका कहता है 77 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक, कौन सा क्षेत्र है जो नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। आप सबको पता होना चाहिए श्रीलंका नहीं था, जहां अशोक श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भेजा करते थे, तो इसलिए श्रीलंका नहीं था। 78 प्रश्न 78 आपका कहता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? आप सबको पता होना चाहिए, पटना यानी पाटलिपुत्रा में की गई थी। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में इंसेप्शन में प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? तो वो भाषा आपको पता होनी चाहिए, प्राकृतिक भाषा है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको 80 प्रश्न 80 क्या कहता है? प्रश्न 80 कहता है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, प्रश्न 80 कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि लिखी जाती है? खारोष्टी लिपि है, जो कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट, यानी ऐसे ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश है, देखिए क्या कह रहा है, अशोक के धर्म का मूल संदेश इनमें से कोई एक या कोई एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? बेसिकली नैतिक संहिता की बात करते थे अशोक, इसलिए उनके धर्म का मुख्य संदेश नैतिक संहिता थी। ठीक है। अब आपका 82 क्वेश्चन आता है, प्रश्न 82 आता है। प्रश्न 82 में आपको कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? ठीक है, तो कौन सा स्तंभ है? वो आपका भ्राभु स्तंभ है, जहाँ अपने अशोक ने अपने आप को राजा बताया था। ठीक, अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने शिलालेख में अशोक हमेशा किस नाम से जाने जाते थे? धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी या चक्रवर्ती, किस नाम से जाने जाते थे? आप लोग बताइएगा किस नाम से जाने जाते थे? तो नाम आपका सीधा देख लीजिए, बी है आंसर, यानी प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे अशोक। ठीक है, ये आपका बीपीएससी 65 2019 में पूछा, लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या राजनीतिक नीतियों के पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र आपका किस विषय पर आधारित है? देख लीजिए, तो आपका किस विषय पर आधारित है? तो वो राजनीतिक पे आधारित है ना, और राजनीतिक और सामाजिक पर आधारित है, तो इनमें से कोई नहीं है, 2 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में किया, जिसमें दार्शनिक आते हैं, कृषक आते हैं, पशुपालक आते हैं, कारीगर आते हैं, योद्धा आता है, निरीक्षक आता है और सभासद आता है। ठीक है। 87 क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कहता है। 87 कहता है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है आपका किसमें? पुराणों में किया गया है, मेगास्थन के बुक इंडिका में किया गया, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी किसने लिखी थी? तो देख लीजिए ये पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन आपका जिसने लिखा था उसका नाम है आपका, देख लीजिए अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाविक ने लिखा था। ठीक है, लगभग। तो आप इनमें से देख लीजिए, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। अब देखिए 89 क्वेश्चन में चलते, तो 89 क्वेश्चन आपको कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह कौन सा स्रोत है? तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा डी, जहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका, और इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है। अब देख लीजिए 90 क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे। ठीक है। अब आते हैं आपका 91 क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने,
ये क्या करा मेंडार ने, ठीक। यह आपका बाकी ऑप्शन क्या है आपका बिया, हाँ। गौतम पुत्र सतकर्णी ने या वीणा कदापि ने, तो आप लोग को याद होना चाहिए वीमा कदाप्सिस ने आपको क्या किया था, मूल रूप से उसने क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन किया था सबसे प्रथम, ठीक है। कुषाण शासक थे वो, ठीक। अब 92 की बात करते हैं, 91 आपको प्रश्न 92, कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली है। तो कुषाण के समय में कला की गांधार शैली उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी और बहुत डेवलप किया गया था, बहुत विकास हुई थी उसकी। 93 की बात करते हैं, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो किसने की थी आपका चतुर्थ बौद्ध संगति, तो आप सबको याद होना चाहिए कनिष्क, जो कश्मीर कैसे कनिष्क कैसे कश्मीर हम लोग को ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया 2020 में, ठीक है। 94, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में राज किया था। सुंग वंश के बाद कौन आया था, तो कान्व वंश आया था, ठीक, जो जिसने राज किया था शून्य वंश के बाद, शून्य नहीं सुंग वंश, सॉरी माफ कीजिएगा, सुंग वंश के बाद उसने राज किया था कन्नव वंश। 95 आपका कहता है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, गिरनार के स्तंभ लेख से के साथ, ठीक, या जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा स्तंभ लेख के साथ, या सारनाथ का लेख। तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा लेख के साथ, ठीक है। इसका नाम जुड़ा हुआ है खारवेल का, ठीक है। 96 क्वेश्चन आपका कहता है, एक मिनट, ओहो, रुक जाइए 96, हाँ, ओह, हम्म 96 आपका कहता है नगरों में कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नगरों में काल पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, काल पतन, नगरों का कार्मिक पतन, ठीक है। तो कौन सा आपका गुप्त काल की विशेषता है। गुप्त काल में क्या था, नगरों की कार्मिक पतन केवल अग्रसर हो गया था, ठीक। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर था वो क्या हुआ था, अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश तो गुप्त युग में ही या उसके त्याग दिया गया था वहाँ के आश्वासन में राजा के टाइम पे, ठीक है। आपको फिर 97 क्वेश्चन पे आना चाहिए। 97 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था, ठीक। तो कौन सा बंदरगाह उपयोग में किया जाता था, तो आप लोग सबको पता होना चाहिए कौन सा था उपयोग में से एक से अधिक, यानी आप लोग को देख लीजिए कौन कौन सा किया जाता था। तो आपको देख लीजिए दक्षिण पूर्व में एशिया, चीन में लंका, ये सब था। तो जिसके लिए आप लोग को जो यूज़ किया जाता था वो देखिए आपका ये था भड़ोच था, ठीक। उसके बाद पश्चिमी में अलग था, तो एक से कल्याण तथा बॉम्बे था, ठीक है। तो देखिए कैम्बे था आपका, बड़ोच था, कल्याण भी था। तो ये सब उपयोग में तो सब था, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा ई। 98 आपका क्वेश्चन कहता है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। कौन से राजा थे, कौन से वंश का था जिसने सबसे ज़्यादा दिया था दान। तो आप सब लोग देख लीजिए कौन सा राजा था, उसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में बहुत ज़्यादा ही दान दिया गया था राजाओं को दान अति के लिए। 99 क्वेश्चन आपका देखिए गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था, ठीक। यानी जो आपने जितने उपजाई हैं उसका 6ठा भाग आपको उसके राजस्व में आ जाएगा, भूमि राजस्व में, ठीक है। प्रश्न 100 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो किसकी देन अत्यधिक थी, कुषाण वंश में जो राजा थे उनकी देन बहुत ज़्यादा अधिक थी भगवत संप्रदाय में, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न आपका 101। हाँ, तो आपका 101 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 101 क्वेश्चन आपका कहता है कि एक मिनट, हाँ 101 क्वेश्चन आपका कहता है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होता था। हम सब लोग को पता होना चाहिए, ये आंसर होगा आपका आर्यभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन 102 पे चलते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो कौन थे भाई साहब, तो आपका थे ई
यानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए कौन कौन से जाने जाते थे। तो आपका कहा जाता है कि 2 लोग जाने जाते थे, जिसको शूद्रक, एक शूद्रक भी जाने जाते थे और शौनक, इन दोनों को जाने जाते थे। यानी 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका 103 आपका कहता है कि चीनी यात्री हेनशंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में अध्ययन किया था, ठीक है। 104 क्वेश्चन आपका कहता है कि हेनशंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर आपका मथुरा था, ठीक है। अब कहता है कविबान निवासी थे, कविबान आपके निवासी कहाँ के थे? पाटलिपुत्रा के निवासी थे, ठीक है। आपका 106 प्रश्न में आता है। 106 प्रश्न आपका कहता है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार में भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो जब भ्रमण किया था तो वो 672 ईस्वी पूर्व किए थे, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक करके, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब 107 पे पहुंचते हैं। तो 107 आपका कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो सबको पता है किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में उस फाहियान ने आया था, ठीक। और 108 आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमार गुप्त थे, ठीक है, ऑप्शन बी। और ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे संपर्क था? तो यानी आपका जावा और सुमात्रा से, यानी इंटरनेशनल रिलेशन वो लोग उस समय तक जानते थे, यानी वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध बिहार में उस टाइम चल रही थी प्राचीन काल में, ठीक है। देख लीजिए कितना डेवलप था पहले। 110 प्रश्न आपका कहता है कि सूर्व भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के से 5 गांव दान में मांगे थे? कौन थे भाई साहब? तो ये बलपुत्र देव थे, ठीक है। बलपुत्र देव सुवर्ण भूमि के शासक थे, जो नालंदा के बौद्ध बिहार की स्थापना की थी, जो रख रखाव हेतु देवपाल से 5 गांव के लिए प्रार्थना की थी, ठीक है। तो आज 110 प्रश्न तक रखते हैं, क्योंकि प्रश्न टोटल इसमें क्वेश्चन आपके 400 कुछ हैं, ठीक है। तो 110 रखते हैं, ऐसे करके 4 वीडियो आएगा 100 प्रश्न करके। तो आप लोग देख लीजिएगा बीपीएससी एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।